हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से सेशन में। तो एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से भौतिक विज्ञान में लेकर हाजिर है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 वैद्युत द्विध्रुव तथा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कुछ वैद्युत प्रलेखाओं के गुण बचे थे उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, उस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण एक इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर होता है कितना, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हमारा यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 का पावर 9 और आवेश का मान दिया है 1.6 × 10 का पावर -19। आर का मान दिया 1 मीटर की दूरी पर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, 16 9 हो जाएगा 144 यानी 14.4 गुणे 9 था हो जाएगा 10 का पावर -10। तो हमारा इतना 14.4 गुणे 10 पर क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ये आंसर था। तो अब आइए बढ़ते हैं। हमने वैद्युत प्रलेखाओं के गुण के बारे में पढ़ा था कि वैद्युत प्रलेखाएं क्या होती हैं, सतत होती हैं, ये धनावेश से निकलती हैं और धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर जाती हैं, ऋणावेश पर आकर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती है। अनंत से आती हैं, ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। फिर यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और वैद्युत प्रलेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत प्रलेखाएं क्या होती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। फिर पढ़ा था हमने 5वां नंबर, दो वैद्युत प्रलेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि ऐसा होता है तो क्या होगी, एक ही बिंदु पर दो क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी और दो दिशा को वैद्युत बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करें, जो कि संभव नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया था। और वैद्युत प्रलेखाएं हमेशा क्या होती हैं, सतत होती हैं। अब पढ़ते हैं 7वां पॉइंट। 6 पॉइंट हमने पढ़ लिया था। तो 7वें पॉइंट में जो वैद्युत प्रलेखाएं एक समान दूरी पर होती हैं, वैद्युत प्रलेखाएं क्या होती हैं, हमेशा एक समान दूरी पर होती है, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जो वैद्युत प्रलेखाएं क्या होंगी, एक समान दूरी पर हो रही हैं, जैसे क्या हो रही हैं, ये वैद्युत प्रलेखाएं हैं, क्या हैं, एक समान दूरी पर हैं, तो क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं जो वैद्युत प्रलेखाएं जो वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती हैं, एक समान दूरी पर होती हैं, एक समान दूरी पर होती हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, होती हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, को प्रदर्शित करती है। जो वैद्युत प्रलेखाएं क्या होती है, एक समान दूरी पर होती हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। फिर अगला पॉइंट है, जो वैद्युत प्रलेखाएं एक समान दूरी पर नहीं होती हैं वो असमान वैद्युत क्षेत्र। जैसे क्या हो गया, कोई वैद्युत प्रलेखा इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो एक समान क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, कभी भी नहीं करेगी। तो जो वैद्युत प्रलेखाएं एक समान दूरी पर नहीं होती हैं, जो वैद्युत प्रलेखाएं जो वैद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर नहीं होती, रेखाएं एक समान दूरी पर नहीं होती, दूरी पर नहीं होती हैं, वो असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वो असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत
क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वो असमान वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट का रहा 9वां पॉइंट। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है, और जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो लिख सकते हैं जहाँ वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है। वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है। और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब जानते हैं अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। मतलब ऐसा जब दो बराबर मतलब वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश क्या हों? अल्प दूरी पर स्थित हों, तो उसे हम प्रकार के संयोजन को या संरचना को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो लिख सकते हैं जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इस निकाय या संरचना को होते हैं, तो इस निकाय या संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, संरचना कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो किसी निकाय यानी वैद्युत द्विध्रुव, किसी निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके बीच जो क्या लगेगा? द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा। तो द्विध्रुव के बीच लगने वाला जो बल होता है परिमाण के उनके आवेशों के परिमाण के बराबर तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनके बीच की दूरी 2l है, और तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी किस तरह से? माइनस से प्लस की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस
से प्लस की तरफ। तो कह सकते हैं, लिख सकते हैं किसी निकाय या वैद्युत द्विध्रुव का, किसी निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण किसी निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण P से प्रस्तुत करते हैं। P आवेश के परिमाण Q, आवेश के परिमाण Q और उनके बीच की दूरी बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होती है। 2L के गुणनफल के बराबर होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी निकाय का या वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? उसके आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसे लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L, जहाँ Q क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। Q क्या है? हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। Q आवेश का परिमाण है। और हमारा जो 2L है आवेशों के बीच की अल्प दूरी है। आवेशों के बीच की अल्प दूरी है। और यह राशि कैसी है? यह जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, राशि क्या है? सदिश है। यह राशि कैसी है? राशि है सदिश राशि। यह सदिश राशि है। और दिशा, इसकी दिशा क्या है? -Q से प्लस Q की तरफ। और इसका मात्रक क्या है? कूलाम मीटर। मात्रक कूलाम मीटर। और इसकी बीमा हो जाएगी हमारी बीमा हो जाएगी। कूलाम की बीमा होती है AT और दूरी का हो जाएगा L, तो हमारा हो जाएगा LAT। इसकी बीमा हो जाएगी। तो हमें सब कुछ मिल गया। कूलाम मीटर को CM भी लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है सब कुछ मिल गया और अच्छे से आपको क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब कह रहा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की क्या है? अच्छी अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या? एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया -Q से प्लस Q की तरफ। तो हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी क्या है? हमारा 2L है। इसके बीच की दूरी क्या है? हमारा 2L है। बीच की दूरी 2L है। तो इसके मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव से हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से हम क्या करेंगे? R दूरी पर हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
मध्य बिंदु से r दूरी पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इससे r दूरी पर हमारा कोई बिंदु क्या है, हमारा P है, जहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान हमें ज्ञात करना है, हमें E का मान निकालना है। तो इसके मध्य बिंदु से क्या r दूरी पर हम क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी ये दूरी L, और ये दूरी हमारी हो जाएगी L, और यहाँ से यहाँ तक की बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो हमारा हो जाएगा r माइनस L, ये हो जाएगा r माइनस L। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो अच्छी तरह से आप ज्ञात करेंगे। तो हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण, जो हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूर की तरफ होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होगी, दूर की तरफ होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, पास की तरफ होगी। तो माइनस क्यू के कारण क्या होगी हमारी E2, और प्लस क्यू के कारण हमारा हो गया E1। तो हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इतना तो मिल गया, अब हर चीज़ मिल गया। अब आइए एक एक करके इसको पोस्टमार्टम करेंगे। तो अब जानेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो जाएगी E1। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, यहाँ पर हमें प्लस क्यू आवेश करते यानी r माइनस एल का स्क्वायर, दूरी कितना है, r माइनस एल का स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो हमारा E2 यहाँ से निकलेगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, R का मान हमारा E2, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये इतना तो R है, तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, यहाँ से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस इतनी दूरी ये R है, इतना L है, इतना AL है ना, तो हो जाएगा R प्लस L, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक हमें उम्मीद, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो दोनों आवेश क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ये जो E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 में से E2 को हम घटा लेंगे। ये दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, E1 में से क्या करेंगे, हम E2 को घटा देंगे। तो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2। तो हमारा E बराबर E1 माइनस E2, तो हमारा E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान इंटू क्यू अपान R माइनस एल का स्क्वायर, माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान R प्लस एल का
होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। क्यू यहाँ भी है और इतना और इतना यहाँ भी है, तो इतना आ गया 1 अपान आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ तक हो गया। अब ई का मान निकालना है, तब ई का मान हमारा निकल के आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आर प्लस एल यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर बटे ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आर प्लस एल और आर माइनस एल को प्रसार करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r 2l आर या 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl बटे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से एक लाइन और लिखेंगे, ई बराबर हमारा आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया और नीचे हमारा आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा ई बराबर बच गया 2 हो जाएगा 4rl। हमारा हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसके बाद हम लिख सकते हैं ई बराबर लिख सकते हैं क्यू इंटू 2l गुणे 2 बटे गुणे 2r बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे? अब इतना आने के बाद हमारा ई बराबर क्यू इंटू 2l बराबर हमारा हो जाएगा पी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारा पी बराबर क्यू इंटू 2l। पी बराबर हो जाएगा क्यू इंटू 2l। ये हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारा ई बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 2pr बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम यदि आर का मान क्या है? बहुत कम है। चूँकि आर का मान क्या है? एल की तुलना में क्या बहुत कम है, तो आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा। आर का मान क्या बहुत अधिक है एल की तुलना में, तो एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा और आर स्क्वायर का मान और अधिक हो जाएगा। तो एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर एल स्क्वायर को हम क्या करते हैं? मान लें बहुत छोटी सी वैल्यू, तुच्छ वैल्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? एल स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं। तब हमारा ई का मान निकल कर आ जाएगा इतना 2pr बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमारा ई बराबर हो जाएगा 2pr बटे 4 पाई
इप्सिलॉन नॉट आर का मान पावर क्या आ जाएगा 4, 4 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा 3, तो हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। तो हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति में क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट अपॉन 2p अपॉन आर क्यूब। तो 2p अपॉन आर क्यूब होती है। अब इसको हम आगे सदिश रूप में लिखेंगे, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, सदिश रूप, सदिश रूप। तो ई बराबर हमारा हो जाएगा वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारा हो गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर लिख सकते हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में हो तब, के स्थान पर के परावैद्युत माध्यम में हो तब, यदि वैद्युत द्विध्रुव यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात के स्थान पर द्विध्रुव वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो, के परावैद्युतांक के माध्यम में हो, के परावैद्युतांक के माध्यम में हो, के माध्यम में हो, तो के परावैद्युतांक के माध्यम में हो तो हमारा ई का मान निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। तब इतना हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने किया है। फिगर यदि आपको बनाने आ गया तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो कह रहा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, -q से +q की तरफ, -q से +q, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, हमारा 2l ले लिया, दोनों के बीच की दूरी हमने 2l ले लिया। उसके मध्य बिंदु से, इसकी हमारा मध्य बिंदु है, इससे मध्य बिंदु से हमने क्या किया, r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ से r दूरी पर हमने, यहाँ से ये हमारी r दूरी यहाँ तक हो गई। अब इस बिंदु पर हमें +q आयस्कार्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा E1। +q के कारण क्या था, वैद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा, और -q के कारण निकालेंगे तो हो जाएगा E2, माइनस की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, हमेशा प्लस से दूर होती है और माइनस की तरफ होती है, यानी प्लस से दूर की तरफ होती है और माइनस की तरफ होती है। तो अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी हमने क्या, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ की दूरी r है, तो यहाँ से +q के कारण क्या, बिंदु +q के कारण निकालेंगे तो इतना की दूरी निकालेंगे तो टोटल r है, l घटा देंगे तो r वहीं से चला जाएगी। अब ये -q से बिंदु P की दूरी की ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक r है और इतनी दूरी l है तो ये l हो गया। अब +q आयस्कार्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली इतना, और -q के कारण इतना निकाल ली। अब बिंदु P पर हमने क्या किया, जब दोनों क्या दिशा विपरीत है, दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा। अब जब घट जाएगा तब उसके बाद घटाने के बाद जो भी गुणा भाग किया है वो तो आपको सब कुछ पता है, सब गुणा भाग करने के बाद हमें ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ये मिल गई, और हमने सदिश रूप में भी लिख लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति या अनुपस्थित स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि यहाँ तक क्लियर हो गया हो, कोई डाउट ना हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आपने सेशन को लास्ट तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।